बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के इससे पहले के वीडियो में हमने प्रथम 3 काव्यांश, 4-4 पंक्तियों के 3 काव्यांश थे, उनके बारे में पढ़ लिया था, उनकी हमने चर्चा कर ली थी। अब अंतिम 3 काव्यांश 4, 5, 6 अंतिम 3 काव्यांश की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चौथे काव्यांश पर, इसका हम गीत के रूप में वाचन करते हैं। ठीक है बच्चे, चौथे काव्यांश से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका गीत के रूप में सबसे पहले वाचन करते हैं। ध्यान से सुनिए, आप भी प्रयास करिएगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पहली पंक्तियों में लिखा है बच्चे नीले नभ। नभ का मतलब होता है पहली दूसरी पंक्ति में नीले नभ, नीला आकाश। नीचे जो चित्र दिया हुआ है उसमें आप देखिए आकाश का चित्र, पक्षी उड़ रहे हैं, उनके ऊपर आकाश है, वह नीला ही है, इसलिए नीले नभ का यहाँ प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ भी विशेषण हम देख सकते हैं, नभ की विशेषता बताई गई है नीला, उसका रंग बताया गया है। कैसा रंग है? नीला। तो नीला विशेषण हो गया, नभ विशेष्य हो गया। चलो आगे हम इसका चलिए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, पहला शब्द है अरमान। पहला शब्द है अरमान, जिसका अर्थ हुआ इच्छा। दूसरा शब्द हुआ नभ, जिसका अर्थ हुआ आकाश। तीसरा शब्द हुआ तारक, जिसका अर्थ हुआ तारे। ठीक है बच्चे, पहले शब्द का अर्थ हुआ अरमान का इच्छा, और दूसरे शब्द नभ का आकाश, और तीसरा शब्द तारक का तारे। नभ का आकाश भी हो सकता है, आसमान भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कम पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं, इनका अर्थ देखते हैं बच्चे। ठीक है, अर्थ क्या है कि इन पंक्तियों में भी पक्षी अपने मन की इच्छाओं को बता रहे हैं। क्या इच्छाएं हैं? कि अगर तुम कैद नहीं कर लेते हमको पिंजरे में, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी जिनको हम पूरा करना चाहते थे, लेकिन वे सारी इच्छाएं हमारी दबी की दबी रह गई, क्योंकि तुमने हमें पिंजरे में बंद कर लिया है, हमें कैद कर लिया है। तो क्या अरमान थे? देखो, ऐसी इच्छाएं थी। क्या थी? उनकी इच्छा यह थी कि वे इस नीले आसमान हमने दिखाया पिछले उसमें चित्र दिखाया हमने आसमान का, नीले आसमान की अंतिम सीमा ऊंचाइयों को वे उड़कर छूना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। यानी उनकी यह इच्छा थी कि वे इस नीले आसमान की अंतिम सीमा, यानी जहाँ इसकी सीमा खत्म होती है, उस सीमा को वे उड़ करके प्राप्त करना चाहते थे, छूना चाहते थे। और अपनी लाल किरण जैसी चोंच, सूर्य की जैसे लाल किरण होती है उस प्रकार की चोंच से, अपनी लाल किरण जैसी चोंच से अनार रूपी तारों को चुगना चाहते थे। जिस प्रकार से पेड़ से वे अनार के दाने चुगते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो जो दूर आकाश में छोटे छोटे तारे उनको नजर आते हैं, वे छोटे छोटे तारे उनको अनार के दानों के रूप में नजर आते हैं। तो अनार रूपी उन तारों को वे चुगना चाहते हैं, अर्थात दूर आसमान में उन्हें छोटे छोटे तारे, इसका अर्थ हमने बता दिया बच्चे। ठीक है, तो यह पक्षियों की इच्छा थी कि वे आसमान की ऊंचाइयों को, उसकी सीमा को प्राप्त करना चाहते थे, छूना चाहते थे, और आसमान में जो तारे हैं उन अनार रूपी तारों को अपनी लाल किरण जैसी चोंच से चुगना चाहते थे, जैसे पेड़ में अनार से वे दाने चुगते हैं। ठीक है,
तो इस काव्यांश का भी अर्थ आपको समझ आया होगा। अब इस पर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, इस पर जो हमने प्रश्न निर्माण किया है। पहला प्रश्न है बच्चे कि पक्षियों की क्या इच्छाएं थी जिन्हें वे पूरा करना चाहते थे। बहुत सरल प्रश्न है, हमने व्याख्या कर ली, व्याख्या में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पक्षी अपनी लाल किरण जैसी चोंच से क्या चुगना चाहते थे। यह भी आप बहुत सरल प्रश्न है, इसका भी आप उत्तर लिख सकते हो। अब जो इसमें व्याकरणिक बिंदु आए हैं, इसमें कुछ अलग व्याकरणिक बिंदु आए हैं, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण का यह अंग है, तो आपको इसका ज्ञान लेना चाहिए। इसमें अलंकार आए हैं बच्चे। तो पहला उपमा अलंकार आया, वो कहाँ है, लाल किरण सी, सी मतलब जैसी, यानी लाल किरण जैसी। और लाल किरण जैसी क्या, किसको बताया गया है, चोंच को, पक्षी की चोंच को, अर्थात पक्षी की चोंच की तुलना सूर्य की लाल किरण से की गई है। सूर्य की लाल किरण से उसकी तुलना की गई है। तो जहाँ तुलना की जाती है, और तुलना करने के लिए भी सी, जैसे यहाँ सी प्रयोग किया है, तो कहीं सम, कहीं समान, कहीं सरिस, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों से तुलना की जाती है। तो यहाँ सूर्य की लाल किरण से पक्षियों की चोंच की तुलना की गई है, तो यहाँ तुलना है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा है तारक अनार के दाने, यानी तारक रूपी अनार के दाने, यानी वो जो तारे हैं उसमें पक्षियों को कौन सा रूप नजर आ रहा, अनार रूपी, यानी उनको वे तारे अनार के समान नजर आ रहे हैं, अनार रूपी दान, अनार रूपी वे तारे नजर आ रहे हैं। तो जब किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का रूप देखा जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है बच्चे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। पर्यायवाची शब्द बहुत सरल वाला लिया हुआ है हमने, नभ, नभ का गगन, आकाश, क्षितिज, आसमान, ये है 4 पर्यायवाची, और नभ को मिलाकर के कुल 5 अर्थ हो गए। तो आकाश के आपको 5 शब्द ज्ञात हो जाएंगे, ज्ञात हो गए, आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो यह काव्यांश भी पूरा हो गया, यह काव्यांश का भी हमने समझ लिया, आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले काव्यांश की ओर, काव्यांश 5, इसका भी हम गीत के रूप में वाचन करते हैं। चलिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। ठीक है बच्चे, इस प्रकार गीत के रूप में आप भी गाने का प्रयास करिएगा। इसके शब्दार्थ देखते हैं इन पंक्तियों के हम। सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ना, हाँ यहाँ हमने सीमाहीन शब्द नहीं लिखा बच्चे, ये सीमाहीन का है, ये सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। और दूसरा क्षितिज अर्थात आकाश, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, अंग्रेजी में कहते हैं कंपटीशन, स्पर्धा, होड़ लगाना, ठीक है, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा। और तंती यानी खिंच जाना या टूट जाना, ठीक है। और अगला है डोरी, डोरी यानी रस्सी, धागा, डोर, ठीक है। तो 5 शब्द हुए बच्चे, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज आकाश, होड़ा होड़ी, तनती और डोरी, ठीक है। 5 शब्दों के हमने शब्दार्थ देखे। अब इसका भावार्थ यानी इसकी व्याख्या समझते हैं।
इन पंक्तियों में पक्षी क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि सीमा रहित, यानी इस सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ऐसे आकाश में उड़ने के लिए उनके पंखों में स्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा होने लगती है। जब बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो वे अपने ही पंखों से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि इस अनंत आकाश का, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए वे उड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो उनके पंखों में होड़ लग जाती है इस सीमाहीन आकाश में उड़ने के लिए, और उस अनंत आकाश को छूने के लिए, यानी इस अनंत आकाश को छूने के लिए वे क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और इस स्पर्धा में क्या होता है कि या तो इस स्पर्धा में या तो वे उस आसमान की अनंत सीमा को, यानी उस अनंत ऊंचाई तक वे उड़ान भर लेते हैं, या तो उस अनंत सीमा को वे प्राप्त कर लेते हैं, या उनसे उनका मिलन हो जाता है, या फिर उनकी सांसों की डोर टूट जाती है, अर्थात उड़ते उड़ते वे अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो पक्षी जो है इस सीमाहीन यानी इस अनंत आकाश से अपने पंखों के माध्यम से, यानी अपने पंखों से होड़ करते हैं कि उड़ते उड़ते हम सबसे ऊंचाई पर इस आसमान की सीमा को छू लेंगे। तो इस प्रतिस्पर्धा में या तो वे उन ऊंचाइयों को छू लेते, यानी या तो क्षितिज आसमान से उनका मिलन हो जाता है, या फिर वे उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देते हैं, उनके सांसों की डोर टूट जाती है। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब इस पर भी, इसके आधार पर जो हमने प्रश्न निर्माण किया है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न है बच्चे, इसमें एक ज़्यादा है। पहला प्रश्न है कि अपने पंखों से, पक्षी अपने पंखों से किससे स्पर्धा करना चाहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है। दूसरा है कि पक्षियों के सांसों की डोरी कब तन जाती है? ठीक है। और तीसरा है सीमाहीन क्षितिज से स्पर्धा में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, यानी जब वो उस आकाश से स्पर्धा करने लगते हैं तो क्या क्या हो सकता है, यह हमने व्याख्या में समझा। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याख्या के आधार पर लिखेंगे। इसमें व्याकरण से संबंधित बहुत ज़्यादा नहीं है। सीमाहीन क्षितिज वही विशेषण है, सीमाहीन क्षितिज विशेष्य है। ठीक है, विशेषण विशेष्य ही है। चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं, अगले काव्यांश पर। अंतिम काव्यांश है 6ठा काव्यांश। इसका हम गीत के रूप में वाचन करते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है बच्चे, ये अंतिम 4 पंक्तियां हैं। इसमें पक्षी अब अंत में विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। ये उनका घोंसला है। देखिए चित्र में हमने दिखाया हुआ है कि क्या करते हैं वे, टहनियों पे, पेड़ की शाखाएं में ये तिनका ये सब जोड़ करके वे अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है ना। तो टहनी पर, यानी जो बड़ी शाखा या जो टहनी होगी उस पर ये नीड जमा कर या टहनियों के बीच में ऐसे तिनके जमा कर वे अपना घोंसला बनाते हैं, यानी जिसमें वे रहते हैं, आश्चर्य बनाते हैं। आश्चर्य नहीं, क्षमा कीजिएगा, आश्रय बनाते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, चलिए इनका शब्दार्थ और व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थ है बच्चे, नीड का अर्थ हो गया घोंसला, नीड का अर्थ हुआ घोंसला। टहनी
पेड़ की शाखा। आश्रय, आश्रय का अर्थ होता है शरण लेने का स्थान, या पक्षियों के संदर्भ में हम उनका घोंसला कह सकते हैं, उनका घर कह सकते हैं। छिन्न भिन्न, नष्ट कर देना, उजाड़ देना। आकुल, आकुल अर्थात बेचैन, परेशान। आकुल उड़ान का है ना, यानी जो उड़ान है वो बहुत कठिनाइयों से भरी रहती है, परेशानियों से भरी रहती है। और विघ्न यानी बाधा। ठीक है बच्चे, चलिए इनका शब्दार्थ इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, इसमें बहुत कुछ पक्षियों ने अपने मन की व्यथा को कहा है। इन पंक्तियों में देखो, पक्षी कहते हैं कि चाहे तुम उन्हें टहनी पर घोंसला बनाने भी मत दो, नीड न दो चाहे टहनी का, यानी टहनी का घोंसला, टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, या फिर जो हमारा घोंसला है चाहे उनके रहने का आश्रय स्थान भी नष्ट कर डालो। पक्षी कह रहे हैं कि चाहे तो तुम हमें टहनी पर घोंसला भी मत बनाने दो, यानी स्थान मत दो हमको घोंसला बनाने के लिए, टहनी मत दो बिल्कुल भी। चाहे हमारा जो घोंसला है, जो आश्रय है, उस आश्रय को तुम नष्ट कर दो, उजाड़ दो, हमको नहीं चिंता है, तुम हमारा आश्रय तोड़ दो, हमें आश्रय मत बनाने दो, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन उन्हें प्रकृति ने पंख उड़ने के लिए दिए हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, कि अगर उनको पंख मिले हैं, प्रकृति ने उनको पंख दिए हैं, तो उनकी आकुल उड़ान, आकुल उड़ान मतलब उत्सुकता भरी, परेशानी भरी, बेचैन जो उड़ान है, उस उड़ान में बाधा उत्पन्न मत करो। यह अंत में पक्षी जो है निवेदन कर रहे हैं कि चाहे तुम हमें घोंसला रहने का स्थान मत दो, घोंसला मत बनाने दो, लेकिन हमें प्रकृति ने पंख दिए हैं, तो इन पंखों से हमारी जो आकुल उड़ान है, यानी जो बेचैन उड़ान है, जो परेशानी भरी उड़ान है, उस उड़ान में तुम बाधा मत डालो, बाधा उत्पन्न मत करो। अर्थात पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं कि हमें कैद मत करो, हमें उड़ने दो, हमें नींव की निबोरी खाने दो, हमें बहता जल पीने दो, हमें उस आसमान की ऊंचाइयों को छूने दो, हमें पेड़ की टहनी पर झूला झूलने दो। ठीक है, इस प्रकार की पक्षियों की इच्छाएं हैं जो वे तभी पूरा कर सकते हैं जब वे स्वतंत्र आज़ाद रह सकते हैं। यदि हम उनको पिंजरे में बंद करके पालना शुरू करेंगे या घर में रखना शुरू करेंगे, तो वे उनका जो वास्तविक जीवन है, यानी जो उनका असली जीवन है, वे उससे दूर हो जाएंगे, वे उसको भूल जाएंगे। ठीक है, इन पंक्तियों के आधार पर बच्चे जो प्रश्न निर्माण किए हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पक्षी अपनी उड़ान के लिए क्या क्या त्याग देने के लिए तैयार है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या क्या त्याग देने के लिए तैयार हैं? वे अपना घोंसला त्याग देने के लिए तैयार हैं, वे अपना आश्रय त्याग देने के लिए तैयार हैं, है ना। वे अपने रहने का स्थान त्याग देने के लिए तैयार हैं, वे अपना घोंसला त्याग देने के लिए तैयार हैं, और अन्य उत्तर जो है आप स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पक्षी उनकी उड़ान में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं, मनुष्यों से कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। इस सारे जो प्रश्न प्रत्येक काव्यांश के साथ में दिए हुए हैं, ये काव्यांश आधारित प्रश्न हैं, यह भी आपको हल करने हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इनको छोड़ना नहीं है। चलिए, इन पंक्तियों में व्याकरण क्या आया है उस पर बात करते हैं। पर्यायवाची देख लेते हैं। पर्यायवाची नीड, नीड का अर्थ हुआ घोंसला, शब्दार्थ में हमने देखा। अन्य अर्थ क्या हो सकता है? घरौंदा कह सकते हैं, आशियाना कह सकते हैं। आशियाने का अर्थ होता है निवास, रहने का स्थान, जो कि मनुष्य के संदर्भ में भी प्रयोग हो सकता है, हाँ, और पक्षियों के संदर्भ में भी, क्योंकि घोंसला उनके रहने का स्थान होता है। तो नीड, घोंसला, घरौंदा और आशियाना, चार अर्थ घोंसले के हो गए।
टहनी, तो टहनी, डाली, डाल और उपशाखा। ठीक है, डाली और डाल दोनों तो मात्रा का हेर फेर है, दोनों एक जैसे ही शब्द हैं। तो टहनी, डाली, डाल और उपशाखा, हाँ उपशाखा, उपशाखा हो गई, चार शब्द ये हो गए। तीसरा है पंख, पर, पाँव, पक्ष, पक्ष तत्सम शब्द है बच्चे। ठीक है, तो पंख, इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं? पर, पंख, पक्ष। तो लगभग हमने 10-12 पर्यायवाची तो इस कविता से निकाल ही लिए होंगे। तो आपको इतने सारे अर्थ याद होने, ये इतने सारे अर्थ समझ आ जाने चाहिए बच्चे। आपको इतने सारे अर्थ जो है ध्यान में रखने हैं, याद हो जाने चाहिए, समझ आ जाने चाहिए। तत्सम शब्द भी आया है इन पंक्तियों में, दो हमने यहाँ लिखे हैं, एक विघ्न और एक आश्रय है। ठीक है, एक विघ्न और एक आश्रय, ये दो तत्सम शब्द इन पंक्तियों में आए हैं। चलिए अब प्रश्न, कविता पर आधारित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, हमने यहाँ कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है। अंत में यह भी लिखा है, यह प्रश्न बच्चे वे प्रश्न नहीं हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ कविता के खत्म होने पर जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं अंत में, ये वे प्रश्न नहीं हैं। वे प्रश्न आपको यहाँ लिखा है नीचे, अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न एवं भाषा की बात आपको स्वयं हल करनी है। भाषा की बात आप बड़े आराम से, बड़ी सुगमता से हल कर सकते हो। कैसे? कि भाषा की बात में विशेषण हैं और उन विशेषणों की चर्चा हम इसमें करते आए हैं कविता में। ठीक है, उसमें विशेषण हैं, उसमें जो है द्वंद्व समास के उसी अन्य उदाहरण हैं, द्वंद्व समास की भी हमने इसमें चर्चा की है। तो उसी प्रकार के अन्य उदाहरण है, वे आप आराम से लिख सकते हो। चलिए कविता आधारित प्रश्नों पर बात करते हैं। कविता का नाम, आपको कविता का नाम तो सबसे पहले याद होना चाहिए, कवि का नाम है, क्योंकि पाठ, कविता का नाम क्या है? पाठ का नाम है। कवि का नाम जो है हम भूल जाते हैं, है ना। तो कवि का नाम हुआ शिव मंगल सिंह सुमन और कविता का नाम हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। पहला प्रश्न, ठीक है, इसको भी आप, इन प्रश्नों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी में हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर, उन्मुक्त क्यों रहना चाहते हैं वे? आज़ाद क्यों रहना चाहते हैं? स्वतंत्र क्यों रहना चाहते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है, पूरी कविता का सार है। पूरी कविता के प्रत्येक काव्यांश से आप एक एक पंक्ति इसमें लिख सकते हो। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि अपनी विभिन्न इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब क्या इच्छाएं हैं वो आपको इसमें लिखना है, कविता की व्याख्या के आधार पर इसमें सारी इच्छाएं लिखनी है। पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें। पक्षी का बच्चे हमने पर्यायवाची शब्द चर्चा नहीं की है, तो पक्षी के आपको पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, आप ये ढूंढ करके लिखेंगे, यह आपका गृह कार्य समझिए। पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं, यह भी आप बड़े आराम से उत्तर दे सकते हो, बड़ी सुगमता से लिख सकते हो। अंत में कि कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं, कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपको इस कविता से क्या समझ आया, आपको इस कविता से क्या समझ आया। क्या हमें पक्षियों को कैद में रखना चाहिए? हाँ, क्या हमें पक्षियों की आज़ादी को छीनना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने विवेक के आधार पर लिखेंगे, सोच समझकर, कि पक्षियों को कैद में रखना चाहिए क्या। इसका उत्तर आपको लिखना है स्वयं, और इस कविता में क्या संदेश दिया गया है, आपको क्या समझ आया है, वह भी लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। यह हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता का भावार्थ, शब्दार्थ, व्याकरणिक ज्ञान, प्रश्न, चर्चा सहित
पूरी व्याख्या थी जो हमने पढ़ ली है। इसके साथ ही यह पाठ पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम किसी अन्य पाठ पर चर्चा करेंगे।